हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि आज से 2 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। लोकसभा इलेक्शन से पहले सरकार की घोषणा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 2 रुपये पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। केंद्र मंत्री इस पर लिखते हैं कि जब हमने अपनी उज्ज्वला परिवार की बहनों के लिए सिलेंडर के दाम घटाकर 503 रुपये किया, तब भी कुछ पार्टियों ने इस कदम की निंदा की, लेकिन फिर भी अपने शासित राज्यों में वैट कम नहीं किया। बात बात पर पीएम मोदी की और विदेश जाकर भारत की निंदा करने वाले और गरीब के हित का झूठा दिखावा करने वाले जो अब भी पेट्रोल 15 रुपये महंगा बेच रहे हैं, उन्हें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है। नई दरें आज 15 मार्च सुबह 6 बजे से लागू हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 94.72 रुपये प्रति लीटर होगी, जो फिलहाल 96.72 रुपये प्रति लीटर है। ऐसे ही डीजल 87.62 रुपये मिलेगा, जो अभी भी 89.62 रुपये प्रति लीटर है। केंद्र मंत्री हरदीप सिंह इस पर लिखते हैं ट्वीट करके कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों को अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2 रुपये डीजल और पेट्रोल पे 2 रुपये से मात्र कम किए हैं, लेकिन इन्होंने तुलना लगभग हर एक देश से कर चुके हैं कि कौन से देश में कितना पेट्रोल का दाम इंडियन करेंसी में चल रहा है। और अपने आप को उन्होंने बताया है कि 2 रुपये हमने कम किया, यानी हमारे भारत में जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो सबसे कम है बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में। एक और बड़ी खबर की तरफ आपको ले चलूँगी थोड़ी ही देर में कि किसान लगभग 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, और किसान को लेकर क्या क्या बातें चल रही हैं उस पर एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बताते हुए चलूँगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी धर्मांतरण निषेध कानून न केवल परस्पर विरोधी धर्म के लोगों की शादी बल्कि लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होता है। इसलिए बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत धर्म परिवर्तन किए विपरीत धर्म का जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने अंतरधार्मिक जोड़े की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी। अदालत ने कहा धर्म परिवर्तन न केवल विवाह के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विवाह की प्रकृति के सभी रिश्तों में भी जरूरी है। मौजूदा मामले में किसी भी याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं दिया है। आर्य समाज मंदिर में शादी का पंजीकरण कराकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलत बयानी, बल का प्रयोग या गुमराह करके किसी अन्य व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा। हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से आर्य समाज मंदिर में शादी का पंजीकरण कराया था, बाद में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इसी मामले में पुलिस सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। अब किसानों के मामले पर एक नजर डालते हैं कि सरकार उस पर क्या कुछ कर रही है। जहां देश के पॉलिटिकल माहौल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपॉइंटमेंट से भूचाल पैदा हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम करने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुए 1 महीना भी हो गया है। फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी वापस से शुरू हुआ था तो लोग सीधे दिल्ली पहुँच गए 14 मार्च को होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए। नोएडा के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा ने ये महापंचायत ऑर्गेनाइज की है, जहाँ अब फार्मर्स प्रोटेस्ट के नेक्स्ट फेज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इस 1 महीने के फार्मर्स प्रोटेस्ट ने क्या नहीं देख लिया। 4 बार सेंटर के साथ डिस्कशन के बावजूद फार्मर्स की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना ही जाने कितने फार्मर्स की जान भी जा चुकी है। फार्मर्स का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। जहां उन्हें लगा था कि वे पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं यूनियन के खिलाफ, वहीं ये प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए हैं जिसमें कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट से जुड़े 2 और ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जिसमें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कुछ फैसलों पर उंगलियां उठी है। जी हाँ, आपने सही सुना। पहला मामला जो पेश हुआ वो आया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने, जिसमें कि सोशल वर्कर एंड फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी एमएलए नंद किशोर गर्ग ने एक पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वे पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर में स्थित फार्मर्स को वहां से रिमूव कर दे, रोड्स ब्लॉक
करने के लिए और यहाँ तक कि ऐसे केसेस में एक गाइडलाइन इशू करे। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ये देखकर चौंक गए कि ये मामला तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है और इस पर सुनवाई भी कर रही है। इस पर जस्टिस कांत ने पिटिशनर से सवाल करते हुए पूछ लिया, डायरेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन पास्ड बाय द हाई कोर्ट, व्हाई डू यू वांट अस टू स्टार्ट पैरेलल प्रोसीडिंग्स। जस्टिस कांत ने कहा कि वे समझते हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हैं, पर अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में जांच करना शुरू कर देगी तो हाई कोर्ट की अभी तक की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एंड स्टेटेड, whatever hard work the High Court has done, whatever stage they have reached, that will go away. They will raise their hands as the Supreme Court is hearing. Will it serve anyone's cause? You can always approach the High Court and assess the court. जिसके साथ ही जस्टिस कांत ने इस मामले को डिसमिस कर दिया। ये तो बात हुई पहले केस की, और आप दूसरा केस सुनकर जरूर चौंक जाएंगे। इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसे एक्टिंग चीफ जस्टिस जी एस संधवालिया और लपिता बैनर्जी की बेंच ने शुभकरण सिंह की मौत में जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए थे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर देते हुए पंजाब और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट्स को खूब खरी खोटी सुनाई थी और कहा था कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स के हरकत ऐसे हैं कि दोनों को इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी सौंपी ही नहीं जा सकती है। इसलिए बेंच को एक 3 मेंबर की कमेटी फॉर्म करनी पड़ी। द कमिटी विल बी हेडेड बाय जस्टिस रिटायर्ड जयश्री ठाकुर, वो विल बी असिस्टेड बाय द एडीजीपी पंजाब प्रमोद बंद एंड एडीजीपी हरियाणा अमिताभ सिंह ढिल्लों। द पैनल विल हैव टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द इंसिडेंट विद इन अ मंथ। इस इंसिडेंट में हरियाणा गवर्नमेंट को इसलिए इतनी फटकार पड़ी थी क्योंकि उन्होंने 21 फरवरी को खनौरी इलाके में पैलेट फायरिंग शुरू कर दी थी और जिसकी वजह से ही कहा जा रहा है कि शुभकरण सिंह की मौत हुई है। और आप सुनकर चौंक भी जाएंगे कि बेंच ने पाया भी था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्सेस पुलिस फोर्स यूज किया है। हरियाणा गवर्नमेंट के अलावा बेंच ने पंजाब गवर्नमेंट को भी खूब फटकारा क्योंकि शुभकरण सिंह की मौत के 1 हफ्ते बाद जाकर उन्होंने FIR फाइल किया था और वो भी फार्मर्स द्वारा प्रेशर बनाने पर। हालांकि जहां हरियाणा गवर्नमेंट इस केस के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए कोर्ट में पहुंची है, वहीं सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर ये पाया गया है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इसे लिस्टिंग के लिए क्लियर नहीं किया है। तो देखना होगा कि अब कब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। आपको बता दें कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से हरियाणा गवर्नमेंट में भी काफी झगड़े और बदलाव देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हरियाणा में बीजेपी और जननायक जनता पार्टी की अलायंस मौजूद है और इसके CM मनोहर लाल खट्टर है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में दोनों पार्टीज के बीच इतना झगड़ा हुआ कि ये अलायंस टूट गई और जिसके बाद हरियाणा CM खट्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया। पार्टी टूटने के पीछे लोकसभा में सीट्स को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है। फिर आपके मन में सवाल ये उठेगा कि इस मामले में फार्मर्स प्रोटेस्ट कैसे एक रीजन बना है। तो बात ऐसी है कि कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बीजेपी हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर द्वारा फार्मर्स प्रोटेस्ट को हैंडल करने के तरीके हरियाणा स्टेट के जाट पॉपुलेशन को बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं और ऊपर से बीजेपी अपने 3rd टर्म के लिए लड़ने वाली है, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेते हुए हरियाणा CM को चेंज करने का फैसला लिया गया। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने थोड़ा सा भी वक्त जाया नहीं करते हुए न्यू हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह साइनी को अपॉइंट भी कर दिया है एंड वो कंफर्टेबली won a vote of confidence in the assembly by a voice vote, stabilizing his government a day after his dramatic induction following the resignation of his mentor मनोहर लाल खट्टर। अपने दिए स्पीच में साइनी ने कहा है कि an ordinary party member like me was appointed state BJP president. Now I have been entrusted with the big responsibility as chief minister. This can only happen in the BJP. हालांकि मामले में एक और ट्विस्ट है। न्यू हरियाणा CM को जहां शपथ ग्रहण करते हुए वक्त भी नहीं हुआ था कि उनकी अपॉइंटमेंट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज हो गई है। प्ली में स्टेट किया गया है दैट सिंस द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नायाब सिंह सैनी इज होल्डर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड साइमल्टेनियसली होल्डिंग द पोस्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विदाउट बीइंग द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हरियाणा एज सच, ही इनवाइट्स डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ Parliament under the Representation of People Act 1951 as well as under the Constitution of India provisions. Advocate जगमोहन सिंह भट्टी ने ये प्ली लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को बताया है कि newly appointed government is an illegal and a fraud on democracy. प्ली में ये भी mentioned है कि the total strength of the house is 90 MLAs and by way of appointment of Nayab Singh Saini, it exceeds the limit of 90 MLAs which is not permissible under the Constitution of India. The installation of the government of Haryana on 12 March 2024 is illegal and void. अब देखना होगा कि इस मामले में भी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाती है। फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करते हुए आपको बताते हैं कि जहां पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए हाँ तो किया था
और स्टेट गवर्नमेंट्स को खूब फटकारा भी था, उसी में फार्मर्स को भी बेंच की खूब डांट पड़ी थी। इसलिए क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने सबमिट किया था कि फार्मर्स ने छोटे बच्चों को ढाल की तरह यूज किया है 21 फरवरी को हुए फायरिंग में, और ये देखकर तो बेंच दंग रह गई। एक्टिंग चीफ जस्टिस GS संधवालिया ने फार्मर्स को फटकारते हुए कहा, चिल्ड्रन वर बीइंग यूज्ड एज शील्ड, दिस इज एब्सोल्युटली शेमफुल, इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, चिल्ड्रन हु आर सपोज्ड टू स्टडी इन स्कूल आर शोन व्हाट दे शुड नॉट बी, इट वाज अ वॉर लाइक सिचुएशन। फार्मर प्रोटेस्ट आए दिन काफी बढ़ते जा रहे हैं और अब जहां 14 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों को महापंचायत इन दिल्ली लिए बुलाया था to highlight issues of a legal guarantee of MSP against the electricity amendment bill, freedom from debt, old age pension, rolling back of labor codes and other pending issues, वही मामला और गंभीर हो चुका है। आपको बता दें कि इस महापंचायत के लिए दिल्ली पुलिस ने भी फार्मर्स पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। दिल्ली पुलिस अलाउड प्रोटेस्टिंग फार्मर्स टू होल्ड द महापंचायत विद द कंडीशन ऑफ अ गैदरिंग लिमिट ऑफ अप टू 5,000 persons, no tractor trolleys and no march at the मैदान। However, they still anticipated more than 15,000 farmers. The SKM stated that over 30,000 farmers from Punjab are expected to reach the national capital. इस किसान महापंचायत के बारे में कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा है, This is the 61st day of भारत जोड़ो न्याय यात्रा. He, Rahul Gandhi, will address the public rallies and road shows. Earlier, farmers were treated with tear gas, but now the government is under their farmers' pressure. Finally, the farmers have got permission to organize their महापंचायत. और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस MP राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नासिक में कहा है, द इश्यूज ऑफ फार्मर्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अग्निवर्स आर द मोस्ट प्रोमिनेंट इन द कंट्री टुडे, बट ऑन टीवी चैनल्स यू विल नेवर सी डिस्कशन ऑन दीज इश्यूज। इंस्टेड टीवी चैनल शो मोदी जी all 24 hours. At times he goes under the sea to do a puja and a TV camera goes with him. Then he takes a flight on a seaplane. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि अगर इंडिया ब्लॉक को पावर में लाया जाएगा तो वे फार्मर्स की आवाज बनेंगे, एंड स्टेटेड, इफ वोटेड टू पावर वी विल बी द वॉइस ऑफ फार्मर्स एंड फ्रेम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट देम। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या सेंटर, सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट से जुड़े मामलों से डील करके कोई फैसला दे। इलेक्टोरल बॉन्ड के दरमियान ये लागू करना और किसानों की प्रोटेस्ट को ना समझना, उनकी मांगों को ना पूरी करना, रोजगार मांगने वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जो धारा 144 लागू करके उन्हें जेल में भर दो, वो प्रोटेस्ट ना कर पाएँ, लोग इकट्ठा ना हो पाएँ ताकि किसी भी तरह की कोई बातचीत ना हो पाए। और पूरे तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना घोटाला, कौन कितना किसको चंदा दिया है, अब ये तो सामने आ ही रहा है निकल कर। लेकिन इस पर और किसानों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।